सखी सहेली। सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को दीपा माहेश्वरी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा बोलिए दीपा जी। जी, साल बीत रहा है। वही समय है, अपनी गति से चलता रहता है जी। किसी के लिए रुकता नहीं है और हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बस आगे बढ़ना है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमें ये बताना है कि आज क्या क्या है। जी देखो, आज एक बात जो हमारे कई श्रोताओं ने उस पे कमेंट्स भी भेजे हैं कि अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सभी बातें आप सभी अपनी राय दीजिए। और खास तौर पे ये बात कि किसके साथ करना चाहिए, या आपने कभी किया है किसी के साथ अपनी समस्याओं को बताया है, उसमें कहीं कोई परेशानी आई है या आपको हल मिला है, ये अपने अनुभव हमें जरूर बताएं। बिल्कुल। और जब हम पुरानी यादों में खोते हैं दीपा जी, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जो पुरानी तस्वीरें होती हैं ना, उन्हें उठाकर देखते हैं। बिल्कुल। तो कई सारी जो गुजरी यादें होती हैं, जो गुजरे हुए पल होते हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से हम एक बार फिर से उनको जीते हैं। जी, ऐसा कहा जा सकता है। और आकांक्षा, एक बात और है कि ये देखो, हम मानते हैं ना, हम सबकी बहुत आजकल तनाव भरी जिंदगी हो गई है, भागम भाग वाली। तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि जब आप तस्वीरें लेते हैं, चलिए ठीक है, जैसे आपने कहा कि एल्बम में हम देखें, और अगर आप तस्वीरें खींचते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो कितनी मदद मिलती है आपके तनाव को कम करने में, या एकांत चित्त रहने में, या शांत चित्त रहने में। ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही कई सारी व्यंजन विधियां जो होंगी, उनका इंतजार करना पड़ेगा और उन्हें भी बताना पड़ेगा कि भाई इस हफ्ते में उन्होंने क्या क्या बनाया। और जो ये ठंडी सर्दियों वाले दिन होते हैं ना दीपा जी, इसमें खास तरीके के कई अचार बनते हैं, जैसे जी झटपट वाले, जैसे मिर्च का अचार हो गया, या अदरक या लहसुन का वो चटपटा अचार हो गया, जो कई चीजों के साथ खाया जा सकता है। जी। या फिर मिक्स सब्जियों का अचार हो गया। तो ऐसा कौन सा चटपटा अचार सर्दियों के दिनों में आप बनाती हैं या बनाते हैं, हमें जरूर बताइए। साथ ही आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे वीरांगना चंद्रप्रभा सैकियानी जी की। जी। जब दो लोग होते हैं तो दोस्ती हो सकती है ना, प्रीत प्रेम हो सकता है। लेकिन अगर आपकी आवाज से बहुत सारे लोग उठ जाते हैं तो एक आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और हम जो बात करने जा रहे हैं वो है साल 1925 की। असम के नौगांव इतने पीछे हमें जाना है। बिल्कुल, इतना पीछे हमें जाकर इतिहास टटोलना पड़ेगा। जी। असम के नौगांव में एक असम साहित्य सभा की बैठक हो रही थी, और बैठक का मुद्दा ये था कि लड़कियों और महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना। तो बैठक में पुरुष और महिलाएं दोनों ही मौजूद थे, लेकिन जो औरतें थीं वो बांस से बने एक पर्दे के पीछे बैठी थी। तब एक महिला मंच पर चढ़ी और शेरनी सी गरजती आवाज में बोली। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तुम सब पर्दे के पीछे क्यों बैठी हो, सामने आओ, साथ में बैठो। उनकी इस बात से प्रेरित होकर सारी जो महिलाएं थीं वो बांस की दीवार को तोड़कर आगे आकर पुरुषों के साथ बैठ गईं। जी, ये थी चंद्रप्रभा सैकियानी, जो असम की स्वतंत्रता सेनानी है, लेखिका और समाज सुधारक भी थी। और खास तौर पे नारियों से जो नारीवादी आंदोलन में आपने असम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिल्कुल। चंद्रप्रभा जी का जन्म हुआ असम के एक छोटे से गांव दोई सिंगरी में साल 1901 में। अपनी बहन के साथ घर से काफी दूर एक लड़कों के स्कूल में पढ़ने जाती थी वो। उस समय वहाँ लड़कियों के लिए चूंकि कोई स्कूल नहीं था, वहां से पढ़कर शाम को आसपास की लड़कियों को वहीं पढ़ाती, जो दिन में खुद पढ़कर वो स्कूल से आई थी। क्या बात है। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 13 साल की। इस बात की, ये जो वो पढ़ाती हैं दूसरी बच्चियों को, इस बात की खबर विद्यालय के निरीक्षक थे नीलकांत बरुआ, उनको मिली। वे बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने चंद्रप्रभा और उनकी छोटी बहन रजनी प्रभा को नौगांव मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिलवाई। जी, और इस स्कूल में धर्म परिवर्तन और लड़कियों के लिए छात्रावास में ये हुआ करता था कि भाई लड़कियां नहीं रह सकती छात्रावास में। तो चंद्रप्रभा ने बहादुरी से आवाज उठाई इस बात की कि पढ़ाई करनी है तो हमें भी ये जगह मिलनी चाहिए। और इनका ये जो निडर रवैया था ये और सामने आया जब 17 साल की उम्र में
उन्होंने एक बड़े से जन समूह को अफीम पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबोधित किया था। हालांकि उनका निजी जीवन जो था वो कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। माता पिता ने एक बुजुर्ग से शादी के लिए पूछने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और एक लेखक से उन्होंने स्वयं सगाई की, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में समाज के कई कड़े प्रतिरोधों का भी उन्होंने सामना किया। जी, क्योंकि वो वक्त भाई ऐसा होता ही नहीं होगा ना आकांक्षा की लड़कियां अपने मन से किसी को चुन लें या सगाई कर लें। और देखिए उसके बाद नौगांव में पढ़ने के बाद एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बनी हुई और 1918 में ये बात है 1918 की, जब असोम छात्र सम्मेलन में अफीम खाने के हानिकारक प्रभाव की उन्होंने बात की थी और पहली बार किसी असमिया महिला ने एक विशाल सभा को संबोधित किया था। साल 1921 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और तेजपुर की महिलाओं में स्वतंत्रता संबंधी संदेशों को पहुंचाने का काम किया उन्होंने। जी, और उसके बाद 1925 में वही घटना हुई थी जो अभी आपने बताया कि उन्होंने जब पुरुष और महिलाओं को एक साथ एक सभा में बैठने का आह्वान किया था। बिल्कुल। आगे चलकर साल 1926 में बाल विवाह और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश और जो भेदभाव होते थे उसके विरोध में कई उन्होंने आवाज उठाई और काम किए। औरतों की शिक्षा और स्वरोजगार के कई मुद्दों को उठाने के लिए असम प्रादेशिक महिला समिति की उन्होंने रचना की। जी, और गुवाहाटी के पास एक उन्होंने मंदिर बनवाया, हयाग्रीव माधव मंदिर। इसकी स्थापना करवाई आकांक्षा उन्होंने, जहां पर हर जाति लिंग वर्ग के लिए वो खुला रहता था। साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। जी, और 1943 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। लेखिका के तौर पर 17 वर्ष की आयु में एक स्थानीय पत्रिका में उनकी कहानी छपी। उन्होंने कई उपन्यास लिखे, पितृभिथा यानी द पैटर्नल होम और सिपाही विद्रोहाट यानी सिपाही विद्रोह, दिलेर सिंहासन, दिल्ली का सिंहासन। उन्होंने 7 साल के लिए महिला समिति की असमिया पत्रिका अभिजात्री की संपादिका के तौर पर भी काम किया। जी, 1972 में आपका निधन हो गया। मरणोपरांत 2002 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और आकांक्षा उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और गुवाहाटी में उनके नाम पर एक पॉलिटेक्निक गर्ल्स स्कूल भी है। बिल्कुल दीपा जी, समय की इस धारा के साथ जो चलता है वही समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जो रुक गया, जो थक गया, अगर वो रुक गया तो कहते हैं ना फिर किस तरह से वो मंजिल को पाएगा। बिल्कुल। और जो बात हम कर रहे थे कि समस्या से लेकर जी, तो जो ये जिंदगी का सफर है इसमें समस्याओं का देखिए अपना एक स्थान है और बिना समस्याओं के क्या मजा उतनी क्योंकि देखिए ना अचार अगर खट्टा मीठा हो तो ही अच्छा लगता है। तो जिंदगी में समस्याएं तो आती रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन समस्याओं से जूझते हुए समाधान हमें खुद ही निकालना है। समाधान चाहे खुद, और जब खुद से नहीं निकलता तो हम अपने परिवार की तरफ और देखते हैं या रिश्तेदारों में कहीं कोई अपना कहते हैं ना वो चाचा के बच्चे या मामा के कोई बेटे, हमारे जो कजिन होते हैं हम उनकी तरफ जाते हैं। वो व्यक्ति जिसे हम खास अपना समझते हैं, जिससे अपने दिल की बात हम खुलकर कह सकते हैं। तो जी हाँ, जैसे समस्या को साझा करने से मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन हल मिल रहा है या नहीं आकांक्षा ये जानना बहुत जरूरी है। इस बात पे बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं ने लिख के भेजा है। एक संदेश आया कि समस्या उसी से साझा करनी चाहिए जब आपको लगे कि अगला आपको मदद कर सकता है, आपकी समस्या को सुलझा सकता है। वैसे सुनकर कंधे पर हाथ रखना, सांत्वना देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, पर कोरे आश्वासन से इस समस्या का समाधान नहीं मिलता। साथ ही जरूरत पड़ती है सीधे हाथ हटा लेते हैं जब भी जरूरत पड़ती है और निदान नहीं करेंगे और तो आपकी समस्या का कुछ मतलब रूप ही अलग हो जाएगा। इसलिए अपनी व्यथा को, अपनी समस्या को बहुत सोच समझकर किसी के सामने व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल। अपने दुख को साझा करने से पहले ये जरूर समझ लें कि क्यों हम किसी के साथ अपना दुख बांट रहे हैं। बिल्कुल। और कई बार मन में वो जो उठते सवाल हैं वो हमें ये बिल्कुल बेचैन कर देते हैं कि किसी से हम अगर अपना दुख साझा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बार बार करना सही है?
बार बार शेयर करना कहीं हमें भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर तो नहीं बना रहा है। मतलब हम अपनी हर समस्या के लिए एक किसी और को तो नहीं खोज रहे हैं जी, जो हमें उस समस्या का समाधान बताए, बजाय इसके कि हम उस समस्या का समाधान स्वयं खोजने की कोशिश करें जी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और देखो, ये जब हम समस्याओं को ढूंढते हैं ना, तो जो बात हो रही है कि हम अपने किसी न किसी के पास जाते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा उन पे निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व पे भी बात आ जाती है, आकांक्षा, कि भाई इन्हें तो कुछ डिसीजन लेना आता ही नहीं है, ये कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, ये हर चीज के लिए हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना बहुत जरूरी है जो आपकी बात सुन रहा है और आपके वो सही हल भी बता रहा है। बिल्कुल, ऐसे ही हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि अपनी परेशानी कभी किसी को ना बताएं। 20% परवाह नहीं करते और अन्य 80% खुश हैं कि आपके पास ये है। अपनी परेशानी कभी किसी को ना बताएं। तो भाई ये सही एक बात सही है, लेकिन ये भी हो जाता है ना, आकांक्षा, कि भाई जिया ही नहीं जा रहा, मन बहुत बेचैन हो रहा है और हम उस कैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम को हमको अब बस उससे छुटकारा चाहिए। तो नहीं, जब अपने पास आ रहा है उसका हल या सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, तभी हम किसी और के पास जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो हम अपनी निजी बातों को हम किसे बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि बार बार साझा करने से जो अगला व्यक्ति है वो आपके बारे में अपना ही कुछ अलग विचारधारा बना ले, या फिर उनकी न सुनने पर हो सकता है कि अन्य मामलों में वो एक चीज होती है ना कि हर बार जब अगर उस व्यक्ति से राय आप मांगेंगे तो वो अब उनकी राय आप पर इतनी हावी हो जाएगी कि अगला समझेगा कि मैं जो राय दे रहा हूँ उसी का ये पालन करें। जी बिल्कुल। और गलत सही के फेर में सामने वाला अपनी सोच आप पर थोपने की कोशिश कर सकता है ना, यही कहना चाह रही हैं आप। और इसलिए उतनी ही बातें साझा करनी चाहिए जितनी आप राय लेने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जितना आप बस उनसे, जितना उन्होंने बताया उतना आप अगर पालन कर सकते हैं, बस उतना ही लीजिए। बार बार अगर हम उनके पास गए तो जैसे हम पहले बात कर ही चुके हैं कि वो समझेंगे कि भाई अब ये तो हमारे पास आ ही रहा है, तो बस इसको तो कुछ भी बता दो, ये मेरी बात मानेगा ही। तो ये तो तय है कि किसी को भी अपने जीवन पर नियंत्रण ना कर सके, वो इंसान आप पर, आपके ही लाइफ पर उनका नियंत्रण ना हो जाए, ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भी स्वयं से फैसले लेने में हिचकने से लगते हैं, और कभी कभी अपने ही ऊपर शंका होने लगती है कि भाई हमारा ये निर्णय सही है या नहीं है। हमारी जो निर्भरता है दूसरों पर थोड़ी करके ही बढ़ने लगती है, और कभी कभी समस्या क्या है यही बात समझ नहीं आती। तो इसलिए भी हम दूसरों से बार बार राय लेते हैं। जब भी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करने पर हल नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमने समस्या को सही से समझा ही नहीं है, उसके स्वरूप को जाना ही नहीं है। तो कोशिश करें कि समस्या दरअसल है क्या, वो जानने की कोशिश करें। बिल्कुल। और जब ये बात समझ में आ जाए तो ये भी हो जाता है ना कि आकांक्षा की जो आप जिससे आप राय ले रहे हैं उसके साथ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कभी कभी पीढ़ियों का या उम्र का अंतर आ जाता है, तो भी राय दोनों की बहुत, क्योंकि अनुभव अलग अलग होते हैं तो उनके सुझाव अलग होते हैं, और विचारों में कभी कभी बहुत भिन्नता होती है। दो बहुत अलग अलग विचार वाले के सामने या आपसे बिल्कुल विपरीत विचार रखने वालों के सामने अगर आप चले गए तो आपको बहुत अलग तरह की राय देंगे। और ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो थोड़ा सकारात्मक सोच रखते हैं, जो हमेशा आगे की सोच रखते हैं। इस तरह के व्यक्ति के पास अगर हम जाते हैं तो निश्चित ही हमें कोई ना कोई उसका हल मिल सकता है। फिर भी ये एक कहा जाता है दीपा जी कि माता पिता सबसे सही व्यक्तित्व होते हैं अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए, और ऐसा ही हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि समस्या साझा माता पिता से करें, उनसे नहीं बनती है तो एकाध मित्र हो तो उससे भी आप शेयर कर सकते हैं, और हर किसी से नहीं। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अपनी समस्या घर परिवार को बतानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि घर में जो बड़े हैं, जैसे कि ये हमारे एक और संदेश अभी आया था ना माता पिता वाला, उसके घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जीवन का बहुत अनुभव है, तो आप
उनसे साझा कीजिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि समस्या का सही में समाधान नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं तनावग्रस्त आप होते जा रहे हैं, कभी कभी एक बोझ सा सर पे, एक बोझ सा दिल पे बैठ जाता है जी। कि लगने लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो बेझिझक आप जो मनोचिकित्सक होते हैं उनसे भी जाकर उनसे भी राय ले सकती हैं। और उनके साथ तो ऐसा है ना कि वो तो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई परिवार है, तो वो आपको जो सही होगा और जो आप उनका कोई अपना निजी उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। परिस्थिति को देखते हुए आपको सलाह देंगे जी। तो हमारे एक श्रोता का कहना है कि आप राय भले ही लें, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई आपकी मदद नहीं करता। बिल्कुल। और एक और ये आया है संदेश, ये कह रहे हैं कोई अपना ही होगा वो बड़े ही मन से सुनेगा, सबको बोलोगे तो मजाक उड़ जाएगी। समस्या आर्थिक हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, या फिर शारीरिक भी हो सकती है। बिल्कुल। और कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। और दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर तब जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीजों में अपनी ऊर्जा खपाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। तो बहुत अलग अलग राय हमें मिली इस बात समस्याओं पे। तो ये है कि हाँ भाई, अपनी समस्या हम शेयर भी कर सकते हैं, और हो सके जितना अपने ही घर में अपने परिवार या बड़ों से पूछें तो ज्यादा बेहतर है। अपने बुजुर्गों से राय लें, अपने जो खास व्यक्ति है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, उससे अपनी समस्या साझा करें। दिल पर उसे बोझ की तरह लेकर न आगे बढ़े। समस्या जब आती है तो थोड़ा तनाव तो लेकर आती ही है ना भाई। तो तनाव को कम करने के लिए, आकांक्षा, और जिंदगी को थोड़ा शांत रखने के लिए और एक प्रसन्नचित जीवन जीने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं हम लोग सब। बिल्कुल। हाँ, कहीं कोई ध्यान में पसंद करता है, तो कोई घूमने चले जाता है, या फिर कोई योगा प्राणायाम का स्वचेतन का रास्ता अपनाता है, या फिर कोई जो अपनी हॉबी है, जो शौक है, वही पूरा कर लेता है। जी, बहुत सारे शौक होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हो सकता है फोटोग्राफी करना, तस्वीरें खींचना। क्या बात है। और ये जो तस्वीरें खींचना, मतलब ये तो हम वर्तमान में आ गए हैं ना, हम वर्तमान में तस्वीरें खींच रहे हैं। हाँ। और यही तस्वीरें जब आगे जाकर हम देखेंगे जी, तो कहीं ना कहीं जो सुकून हमें इस समय मिला है तस्वीरें खींचते समय, तस्वीरें देखते समय भी उसी पल को हम फिर से एक बार दोहराएंगे। बिल्कुल। वो जो सुकून मिलता है, जो अच्छा लगता है देख करके, उस दिन क्या हुआ था, कोई ऐसा अलग सा फोटो हो जाता है ना जब हम ले लेते हैं, जिसमें कोई हंस रहा है या कोई अजीब सा मुंह बनाया हुआ होता है, तो हम सब पूरे परिवार को कितने खुश होकर के बताते हैं, ये फला दिन ऐसा ऐसा हो गया था, देखो ये तस्वीर में ऐसी बात हो रही है। जी। तो हम उस वक्त के लिए, देखिए, कुछ देर के लिए हम तनाव भूल तो गए ना। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जब भी हम तनाव में रहते हैं तो जो दिन है वो उदासी भरा तो गुजरता ही है, और बैठे बैठे मन में भी कई सारे नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। तो कई सारे तरीके अभी आपने बताए। और ये जो फोटोग्राफी है, ये वो नहीं जो हम सोशल मीडिया के लिए खींचते हैं, बल्कि ये वो हम उस फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं जो खुद की खुशी के लिए हम खींचते हैं। और यकीन मानिए कि अपने जीवन में बदलाव बिल्कुल आप महसूस कर सकेंगे जब आप खुद के शौक के लिए, खुद के सुकून के लिए या आत्मसंतुष्टि के लिए तस्वीरें खींचेंगे। वो तस्वीरें प्राकृतिक हो सकती हैं, नज़ारों की हो सकती हैं, या जीव जंतुओं की हो सकती हैं। इसी बात पर आना चाह रही थी मैं कि आकांक्षा की भाई पहले ये तो समझ लें कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं तस्वीरें लेने के लिए। चलो ठीक है, सोशल मीडिया वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, जो हम सेल्फी खींचते हैं या ग्रुप, वो वाली नहीं। ये पहले हम बात करेंगे फायदे की, कि भाई एकाग्रता बढ़ती है बहुत इसमें, और लगातार ध्यान से काम करते रहने का इसमें बढ़ावा मिलता है। और जब आप तस्वीरें खींचते हैं ना, तो आपने कभी गौर किया है, श्रोताओं और आपसे भी पूछ रहे हैं आकांक्षा, हम थोड़ी सी देर के लिए सांसों पे बिल्कुल धीमी धीमी सांस लेते हैं ना, कि हिले नहीं, डुले नहीं, और हम जोर से सांस तो नहीं ले रहे हैं। तो जब सांसों के प्रति हम
एक सजगता आ जाती है, तो दूसरे कामों में भी हमें फोकस करने में मदद मिलती है। और जब इतनी सारे फायदे होते हैं तो तनाव से भी हमें राहत मिलती ही है। तो बिल्कुल जी। और जो गुजरे वक्त की यादें और आने वाले वक्त की चिंता में हमारा जो फंसा हुआ मन है वो बड़ा तनाव देता है। तो ऐसे में शांत मन से कैमरे से या मोबाइल से तस्वीरें कैद करके कहीं ना कहीं शांत चित्त होने में हमें मदद तो मिलती ही है। साथ ही जो विचार होते हैं, जो विचारों का जो तेजी से जो उठती गिरती तरंगे होती हैं ना, वो भी प्रभावित होती हैं, शांत चित्त हो जाते हैं वो भी। और हमारा जो मन है प्रसन्नचित्त तो रहने लगता है। और 10 में से यदि एक फ्रेम भी आपके मनपसंद की आपने कैप्चर की है जी, तो ये हो सकता है कि आगे आप चल के आपको उसको देख देख के बेहद खुशी होती है। और फिर जब हम देखते हैं ना कि अरे नहीं देखो ये 10 हमने ली है, ये वाली अच्छी है, बाकी हम हटा देते हैं। तो इस तरह की बातों से जो मूल बात है वो ये है कि उस तनाव या उस समस्या से ध्यान भटकाना और थोड़ा सा खुश रहना, प्रसन्नचित रहना। बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ हमारी श्रोता कह रही है कि भागती दौड़ती जिंदगी में कमी है तो बस सुकून की, बाकी सब चीजें तो हम मेहनत करके पैसा कमा के खरीद लेते हैं। एक सुकून ही है जो पैसों से नहीं मिलता, जिसके लिए लम्हों की जरूरत होती है, और लम्हों के लिए समय की। बस ये समय ही तो नहीं है आज किसी के पास, सब भाग रहे हैं कुछ न कुछ पाने की तलाश में। इस तलाश आपाधापी भागदौड़ से थोड़ा समय अपने लिए निकालना जरूरी है। कुछ ऐसा देखना या करना जरूरी है जिससे सुकून मिले, नहीं तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे ही सुकून भरी खूबसूरत तस्वीरें हैं जो हमें सुकून और शांति का एहसास कराती हैं, और हमें वो कहीं भी और नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और यही तो उद्देश्य है आकांक्षा फोटोग्राफी करने का, कि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई शौक तक सीमित नहीं है, ये हमारी जो हम बात करें ना, हमारी तस्वीरें हमारी खुशी के लिए है। तो अब जब हम क्या करें, कैसे करें, भाई ये सोचते हैं कि भाई हमें तो नहीं आती फोटोग्राफी, कैसे चले, क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम अपने आसपास थोड़े सा नजर अब हमें घुमाने हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो घटित हो ही रहा है, उसे थोड़ा ध्यान से देखना है, और धीरे धीरे फिर उसमें हम अपने आप बारीकियां देखने लगेंगे, है ना। बिल्कुल। जैसे फोटो खींचने के लिए आप धीरे धीरे घूमें, कहीं चारों तरफ गौर से देखें तो कुछ तो दिखेगा ना। जैसे पत्ते से पेड़ से जब सूखा पत्ता नीचे गिरता है तो वो गिरना कितना सुंदर लगता है, उसकी तस्वीर ले सकते हैं। कोई फूल बस अभी अभी खिला हुआ सा है आपके बगिया में, या आपके पास का कोई बगीचा है वहां पर, वो बहुत सुंदर लगेगा। पत्तों पर जो ओस की बूंद आती है सुबह, वो जब खींचते हैं तो वो कितना सुंदर लगता है। साथ ही जमीन पर कई हल्के कदमों के निशान हैं, बच्चों के चेहरे के हाव भाव हैं, कहीं दूर से आती धूप की रोशनी या सांझ का या डूबता सूरज, ये तमाम जो चीजें हैं वो हम देखते हैं, और इन्हें कैमरे की आंखों से देखना भी बेहद सुकून भरा होता है। तो इनमें से जो भी मन को भाए उसकी तस्वीर लें। जैसे फूलों की तस्वीर लेनी है तो उसके करीब जाएं, उसे अलग नजरिए से देखें, उस पर पड़ने वाली रोशनी को भी ध्यान से देखें, और फिर उसे तस्वीर कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और फिर देखिए हमारा ध्यान तरह तरह के एंगल पर जाएगा, है ना, कि मैंने ये फोटो तो लिया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम फिर से कोशिश करते हैं। और जब इस तरह की बातें करने लगते हैं तो हम रंग संयोजन पे भी ध्यान देने लगते हैं, कि अगर हम इस कोने से खड़े हैं तो थोड़ा डार्क आ रहा है फोटो, हम उस कोने से खड़े हैं तो थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम धीरे धीरे हमारा ध्यान यहाँ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हमारी रचनात्मकता यानी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। जी, तो उसे कोशिश करें उसे उभारने की। और अब जब आपका दिमाग इन सब चीजों में व्यस्त हो जाएगा तो भाई कहाँ रहेगा तनाव और कहाँ रहेंगे नकारात्मक विचार। जी, मस्तिष्क का साधारण जिंदगी में कोई ध्यान नहीं जाता, और इस तस्वीर खींचने के जरिए हर बारीकी पर हमारा ध्यान अपने आप जाने लगेगा। बिल्कुल। सुबह सुबह निकले, इस वातावरण में शांति जो होती है वो और अधिक होती है। और जब भी तस्वीर किसी खास तौर पे हम किसी व्यक्ति की तस्वीर ले रहे हैं कि भाई उनका, जैसे उनके साथ पे छोटा बच्चा है, वो हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, तो अनुमति जरूर ले लें। अब ये नहीं हो कि शौक के चक्कर में हमने बस फोटो खींचते चले जा रहे हैं। फ्रेम क्लिक करते समय कोई जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आपका जो काम है वो निखरता जाएगा। देखिए ना, मेरे हिस्से के बचे रंग को चल, तेरे हिस्से के बचे रंग से मिलाते हैं, जो नया रंग बन जाए क्यों ना उनसे एक हसीन तस्वीर बनाते हैं। तो भाई दीपा जी, पुरानी यादों से रंगीन तो कोई चीज़ नहीं हो सकती।
पुरानी यादों को याद करते हुए हमारी सखी ने कहा है कि पुरानी यादों को आज मैंने फिर से निहारा है, बिखरे उन डायरी पन्नों को आज मैंने फिर से संवारा है। कैसे टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाकर हमने हर तस्वीर को बिगाड़ा है, जिसे पकड़ हम घूमते थे सारा दिन। अरे ये तो उसी आंचल का किनारा है। भले ही खिलौना अब टूट चुका, मगर आज भी वो हमारा है। उस रुमाल पे मेरे पाँव का निशान लगता आज भी कितना प्यारा है। वो काठ का महज एक संदूक नहीं, हमारी यादों का पिटारा है। पुरानी यादों को आज मैंने फिर से निहारा है, बिखरे उन डायरी के पन्नों को आज मैंने फिर से संवारा है। क्या बात है। तो भाई कहा ना मैंने कि पुरानी यादों से रंगीन तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और याद कीजिए कि जब स्कूल से हम थके हारे दौड़े भागे आते थे तो सबसे पहले रसोई की ओर जाकर झांकते थे कि आज माँ ने क्या बनाया है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जा करके देखते थे कि क्या है, और नहीं होता था तो कभी जिद करते थे और कभी अपने मनपसंद का मिल जाता था तो खुश हो जाते थे। तो आज आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? देखिए हम भी लेकर आए, लेकिन हमारी सखियों ने भी बड़ी दिलचस्प रेसिपी यहाँ पे लिख के भेजी हुई है। ये बता रही है कि मूली, गोभी और सेम का जो गाजर का अचार है ये बन सकता है जल्दी। सारी अभी जो जितनी सब्जियां हैं ना सीजनल, उनसे बनाई जा सकती है। तो इन्होंने कहा है कि जितनी भी सब्जियां अभी इस मौसम में मिल रही हैं, मूली, गोभी, गाजर, हरी मिर्च, सेम, ये सबको खौलते नमक वाले पानी में डालकर 5 मिनट के लिए रख दें। बाद में पानी से निकालकर धूप में सुखा दीजिए। पीली दीपा जी आगे आप बताइए, उससे पहले ये तो बता दीजिए कि ये जो सारी सब्जियां लेनी है, इन्हें छीलना है, काटना है, साफ करना है, उसके बाद फिर खौलते नमक वाले पानी में डालना है और 5 मिनट के लिए रख देना है। अब आगे क्या करना है? इसके आगे फिर पीली सरसों, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, भुनी सौंफ, मेथी का पाउडर, हल्दी और अजवाइन और कलौंजी, ये सब नमक वगैरह डाल के सरसों का तेल मिलाकर थोड़ी देर धूप में रखते हैं और ये झटपट खाने को तैयार हो जाता है। तो अब देखिए इसमें ऐसा है कि अचार है ना, तो नमक थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा और लाल मिर्च भी थोड़ा, अगर आपके घर में चटपटा पसंद है तो लाल मिर्च भी थोड़ा ज्यादा इसमें पड़ेगा, क्योंकि हमारी सखी ने कुछ मात्राएं नहीं लिखी हैं। तो कलौंजी थोड़ी सी डलेगी, जैसे बगार में या छौंक में हम डालते हैं। सब्जियों की मात्रा होगी उस हिसाब से। लेकिन जब इसमें आप दोबारा नमक डालें ना, तो बिल्कुल चख लें कि कहीं नमक जो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो फिर अचार का स्वाद फिर उतना अच्छा नहीं लगता। और एक खास बात है इस तरह के अचार में, आकांक्षा, ये कुछ दिन तक टिका रहेगा। तो ये जो इस वक्त सर्दियों के मौसम में नहीं, हम 8-10 दिन मात्रा में के लिए बनाते हैं जी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना सकते हैं। अच्छा लगे तो कोई और भी दूसरी सब्जियों को जो घर में वैसे बच्चे नहीं खाते लेकिन अचार के रूप में खा लेते हैं, तो वो इसमें डाली जा सकती है। अच्छा, सब्जियों की बात हुई तो बच्चे तो भाई पालक भी नहीं खाना पसंद करते। कई बच्चों को नहीं पसंद, ये क्या घास फूस हमें खिला रहे हो मम्मी। तो एक हमारी सखी ने बड़ी अच्छी रेसिपी भेजी है कि जब बच्चे पालक नहीं खाते तब ये सब्जी बनाएं। पालक को उबाल लें, गोभी, मटर, गाजर, बीन्स बारीक काटकर भाप में पका लें। अब ये 1-1 कप के हिसाब से हम अंदाजन बता रहे हैं क्योंकि सामग्री उन्होंने भी नहीं लिखी है। तो 2 बड़े प्याज और 3/4 टमाटर, 3 से 4 टमाटर और लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट अपने स्वाद के अनुसार ले लें। साथ ही गरम मसाला स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर भी जरूरत के हिसाब से ही लें आप। हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 4-5 काजू, 1 चम्मच खरबूजे के बीज, 1 चम्मच खसखस। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर उसमें लंबी कटी प्याज, टमाटर और जो सारे मसाले हैं वो डालकर इन्हें भून लेना है जी। भूनने के बाद जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर में पीस के आप पेस्ट बना लें। और जो पालक हमने उबाल के रखी है ना, अच्छा, पालक को उबालते समय ध्यान दें कि पालक की पत्तियां गलनी नहीं चाहिए, उन्हें हल्का ही भाप देना है, नहीं तो बहुत रंग भी डार्क हो जाता है, हो जाता है जी, और उसका जो पौष्टिकता वो भी कम हो जाती है। अब पालक का जो है, पालक उबली हुई इसका पेस्ट बना लें और एक कढ़ाई में तेल डालकर जीरा डालें, तेज पत्ता डालें, प्याज और लहसुन का जो पेस्ट है उसे तेल छूटने तक अच्छे से भून लें। उसके बाद उसमें पालक का पेस्ट भी डाल दें और ये जो मिश्रण है इसे अच्छे से भूनें। अब आंच धीमी करके जो उबली हुई सारी सब्जियां मिला दें और ढककर 5 मिनट के लिए रख दें।
तो हरी धनिया की पत्ती के साथ सजाकर गरम गरम रोटी के साथ खिलाएं या पराठे के साथ खिलाएं और खुद भी खाएं। तो देखिए इसका जब परिवार के साथ खाते हैं तो स्वाद अलग ही बढ़ जाएगा। और जो बच्चे होते हैं ना दीपा जी, वो जो सब्जी को रंग देखकर ज्यादा आकर्षित होते हैं। हाँ, तो ये बात तो हरे के साथ अलग अलग सब्जियों का जो मिश्रण दिखेगा तो भाई क्या कहने। भाई छम से तो आजकल मटर बहुत आ रहे हैं जिसे हम छीमी भी कहते हैं। अच्छा, घर छीमी भी कहा जाता है। हाँ, जो लोकल भाषा है उत्तर प्रदेश की तरफ अगर आप जाएं तो उसे छीमी भी कहा जाता है। तो भाई एक नई छम से जो छीमियां आई हैं मटर के खनकते दानों के साथ, उससे आप क्या बना रही हैं? हमारी सखी ने भेजा है हरे मटर के दाने की पेटिस। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि आधा किलो आलू ले लीजिए, 1 कटोरी अरारोट पाउडर, छोटी कटोरी होगी ये, और नमक स्वादानुसार, आधी कटोरी नारियल के टुकड़े, आधा कटोरी मूंगफली के दाने, 1 कटोरी मटर के दाने, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट लेना है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और तलने के लिए तेल। बनाना इसको ऐसे है कि आप पहले कुकर में आलू को उबाल लीजिए और ठंडा होने पर उसके छिलके निकाल लें और किसनी से इसको कीस लेना है। और अब इसमें जैसे जैसे जरूरत पड़े उस हिसाब से अरारोट का पाउडर इसमें डालना है। साथ में नमक भी आप घर में जैसे खाते हैं वैसे ही मिलाइए। अब हाथों से छोटे छोटे गोले बनाकर रखिए जी। नारियल के टुकड़े, मूंगफली के दाने, मटर के दाने को पानी में डालकर नरम होने के बाद पानी निकालकर मिक्सी में बारीक पीस कर कढ़ाई में तेल गरम करें और धीमी आंच पर जीरा सौंफ का तड़का लगाएं। अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डालकर सेके, फिर पिसा हुआ ये मसाला जो अलग से पिसा था जी उसको डालकर सेके। फिर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक अपने अनुसार, थोड़ा आपको घर में खटाई वगैरह खट्टा मीठा पसंद है वो भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिलाइए और छोटे छोटे गोले बनाकर रखें। फिर आलू के गोलों को चपटा करके बीच में ये जो मटर का गोला बनाया ना अलग से उसको दबा के धीरे धीरे इसको चिकना करते हुए गोल शेप इसका मतलब ये जो मटर के गोले का मिश्रण है एक तरह से आलू अंदर रखा जाएगा, गोले में भरावन की तरह होगा। फिर अब इसको कढ़ाई में तेल गरम करें और धीमी आंच पर सभी गोले को सुनहरा होने तक इन गोलों को आप तल लें। फिर निकालिए और देखिए फिर घर में हरी चटनी के साथ इसे परोसें। हरी चटनी, और घर में चाहे तो जो केचप या टमाटर की भी हम कई बार चटनी बताते हैं उसके साथ भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। और इस तीखी मीठी ये जो तीखा सा आपने बताया इसके साथ ये मटर का पेटिस जी, इसके साथ हम बताते हैं अब खट्टा मीठा खारक। अरे वाह! खारक यानी सूखे जो खजूर होते हैं जी, वो छुहारा भी कहते हैं। वो लगभग आधा किलो, चूंकि ठंड का समय है और ये काफी पौष्टिक होता है। तो आधा किलो खारक, नमक स्वादानुसार, नींबू का रस इतना कि ये खारक के टुकड़े इसमें डूब जाएं। मसाले में जायफल 1 छोटा चम्मच, जीरा आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, लौंग आधा छोटा चम्मच, साथ ही बड़ी इलायची 1 जी और छोटी इलायची 2, साथ ही सौंठ पाउडर 2 चुटकी, दालचीनी 1/4 छोटा चम्मच, जावित्री ले लीजिए 1/4 छोटा चम्मच। अब जितने भी खड़े मसाले हैं उन्हें तवे पर भूनकर बारीक पीस लें और खजूर के बीज निकालें और लंबाई में काट लें इन्हें। फिर नींबू के रस में इन्हें डुबो दें। बड़े कांच की बोतल या कटोरे में एक जो खजूर है इसमें डूब जाना चाहिए, जो रस है उसमें डूब जाना चाहिए जी। अब पतले कपड़े से ढककर 1-2 दिन की इन्हें धूप लगाएं। धूप चारों ओर से लगती रहे, इसके लिए बर्तन को बीच में मतलब घुमाते रहना है। हाँ। अब इसमें 1 कटोरी शक्कर और पीसा मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर से इसे धूप में रखना है 1 से 2 दिन के लिए। थोड़े नरम से होते दिखेंगे खजूर आपको, तब आप समझिए कि ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दीपा जी, जो घड़ी है ना स्टूडियो की, वो कह रही है कि अब बस करें। वो कह रही है कि विदा लेने का समय आ गया है। तो सभी को कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और अपने शौक को हमेशा पूरा करें। तो सभी को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।